मेरे दामाद ने अपनी सारी संपत्ति मेरी बेटी अंजू के नाम कर दी थी। वह मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर मेरी बेटी मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती, मुझे तलाक चाहिए। एक दिन मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरा दामाद मेरी बेटी को इतना प्यार करता था कि उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करता था। वह उसके आगे पीछे घूमता फिरता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेटी खुश नहीं थी। वह मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती कि माँ, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। मुझे उसका बंगला, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे तलाक नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान की कसम, मुझे उससे तलाक चाहिए। एक दिन रात के 3 बजे मुझे दामाद ने उसके घर बुलाया। वहां पहुंचने पर अंजू की हालत देखकर मेरा दिल कांप गया, क्योंकि मेरी बेटी अंजू के लिए मैंने कैसा निर्णय लिया था, उसके लिए यह सब मुश्किल हो रहा था। इस दुनिया में अंजू के अलावा मेरा कोई नहीं था। पति के निधन के बाद मैं लोगों के घर में काम करके अंजू को पाला पोसा, और आज वह 21 साल की हो गई थी। अंजू दिखने में जितनी सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका मन था। साथ ही सुरीली आवाज़ की धनी थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि कॉलेज में कई लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। लोगों के यहाँ काम करते करते मुझे एक कारखाने में काम मिल गया, और इतने पैसे तो मिल ही जाते कि जिससे हमारा गुजारा हो जाए। पर कुछ समय बाद मेरी बेटी अंजू के जीवन में रोहन आया। उसने हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी। वह अंजू की आवाज़ का दीवाना था। वह हमारा घर ढूंढते हुए आया और मुझसे शादी के लिए अंजू का हाथ मांगने लगा। मैं तो यह देखकर हैरान थी, क्योंकि वह एक बड़ा बिजनेसमैन था। आखिर उसे हम जैसे से क्यों रिश्ता जोड़ना था। आखिर वह कहने लगा कि मैं अंजू की आवाज़ का दीवाना बन गया हूँ और उससे प्यार करने लग गया हूँ। मैं उसे जीवन भर अपने साथ रखना चाहता था, कि जीवन भर उसकी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ती रहे। मैं आज बहुत बड़ी दुविधा में खड़ी हुई थी। मेरा मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर अगले ही पल लगा कि इससे शादी करने के बाद मेरी अंजू बहुत खुश रहेगी। उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ रोहन की एक कमी मुझे अपने फ़ैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर रही थी, और वह कमी यह कि रोहन को दोनों आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। कैसे मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से कर दूं? पर रोहन ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वह अपने सारे काम खुद ही करता है, और अंजू उसके यहाँ खुश रहेगी। मैं भी अपनी बेटी के सुख के लिए उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। उनकी शादी हुई, और वह भी बहुत धूमधाम से। शादी का सारा खर्च रोहन ने ही किया था। हालांकि वह दिखने में सुंदर नहीं था। सबको हैरानी हो रही थी, क्यों मैंने अपनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से कर दी। खैर, अंजू विदा हुई और मेरी जान में जान आई कि मेरी बेटी अब आगे की ज़िंदगी सुख से बिताएगी। दूसरे दिन जब मैं उसके ससुराल पहुंची तो पता चला कि वह दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही बाहर घूमने, मुझे बड़ी हैरानी हुई। यह सुनकर घर आने पर मैंने अंजू को फ़ोन मिलाया। उसने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया, और उसकी आवाज़ से वह मुझे थोड़ी उदास ही लग रही थी। जब मैं उससे पूछा कि तुम लोग कोई भी विधि किए बिना ही कैसे बाहर घूमने जा सकते हो, तो कहने लगी, रोहन कह रहे थे कि पहले थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, बाद में फिर मेहमानों से मिल लेंगे। माँ, पर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी जैसा तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें पता था ना कि रोहन अंधा है, फिर भी तुमने मेरी शादी उससे कर दी, और मुझे आगे तक पता भी नहीं चलने दिया। इससे आगे मुझे अब कुछ और नहीं कहना है। उसने फ़ोन काट दिया। आज मुझे अंजू की बातें सुनकर पछतावा हो रहा था, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मेरा दामाद अमीर है
और अंजू वहाँ खुश रहेगी। वह अकेला वारिस था उसकी इतनी सारी संपत्ति का। उसने मुझसे वादा किया था कि वह शादी के बाद अपनी सारी संपत्ति अंजू के नाम कर देगा और उसने ऐसा किया भी। एक हफ्ते बाद मैं अंजू से मिलने गई तो रोहन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। मुझे कहने लगा कि आप अपनी बेटी को ठीक से समझा दीजिए। उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान है, बस एक ही कमी है मुझ में, जिस वजह से वह मुझे अनदेखा करती है। मैंने अंजू को बहुत समझाया पर वह बिना कुछ बोले बस नज़र नीचे किए खड़ी थी। उसने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। शादी से पहले रोहन मुझ पर और अंजू पर काफ़ी पैसे खर्च करता था, पर जब से शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया था और अब मेरी अंजू और ज़्यादा उदास रहने लगी थी। अब तो हमारी बातें भी पहले जैसे नहीं होती थीं। मुझसे मिलने भी अब ज़्यादा नहीं आती और जब आती तो उसे रुकने के लिए कहती तो कहती मेरे पति को मैं कहीं रहूं यह पसंद नहीं। मुझे अब रोहन पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि रोहन को अच्छे से पता था कि हम दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर भी वह अंजू को मुझे मिलने से रोक रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दूसरे दिन रोहन से इसी बारे में बात करने गई जो मैंने उससे पूछा। कहने लगा कि मैं कभी भी अंजू को आपसे मिलने से नहीं रोका, आप चाहें तो अंजू से भी पूछ सकती हैं। और जब मैं अंजू की तरफ देखा तो वह नज़र नीचे किए चुपचाप बैठी हुई थी और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ जाकर उससे पूछा तो बोली कि माँ, मेरी अब शादी हो गई है और ऐसे बार बार तुम्हारे यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता और अब मुझे तुम्हारा वह छोटा घर भी अच्छा नहीं लगता। अंजू की बातें सुन मैं हैरान थी और दुखी भी। मैंने सोच लिया कि आज से मैं नहीं मिलूँगी और कुछ दिनों बाद वह खुद ही मेरा हालचाल जानने घर आ जाएगी। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी अंजू घर नहीं आई। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया पर अंजू मुझे मिलने नहीं आई। आखिर मुझसे ही रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने उसके घर पहुंची। समय बीतने लगा और धीरे धीरे मुझे अंजू में बदलाव नज़र आने लगे थे। कभी तो खुश रहती तो कभी उदास। जब मैं रोहन से इस बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैं सारी संपत्ति आपकी बेटी के नाम कर दी है। उसके आगे पीछे नौकरों की तरह घूमता रहता हूँ, उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। फिर पता नहीं क्यों वह उदास रहती है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ दिन यहीं रहकर देखूं कि आखिर दिक्कत कहाँ है। उस पर रोहन ने तो तुरंत ही हाँ कह दी, पर मेरी बेटी अंजू इसके लिए मना किए जा रही थी। यह सुन मुझे बड़ी हैरानी हुई। 2 दिन बीते पर अंजू अभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक दिन मैं अंजू को बुलाने उसके कमरे में जा रही थी, तब मुझे किसी के तो बात करने की आवाज़ आई। मुझे लगा अंजू और दामाद जी बात कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस लौट आई। पर जैसे ही मैं हॉल में वापस आई तो देखा रोहन सामने से आ रहा था। मैंने उससे कहा कि दामाद जी, जब आपको नहीं दिखाई देता तो आप रोज़ ऑफ़िस क्यों जाते हो? तब वह कहने लगा कि हालांकि मुझे दिखाई नहीं देता पर मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। मैं तब तो कुछ नहीं बोली, पर मन में यही ख्याल आया कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ अंजू किससे बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं अंजू से पूछा तो वह बोली कि मैं अपने कमरे में अकेली ही थी, मैं अपनी सहेली से ही बात कर रही थी। उसका जवाब मैं सुन चुप हो गई। पर यही सब बार बार हो रहा था। घर में मेरी बेटी किसी के साथ तो बात कर रही थी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। उसके कमरे का दरवाज़ा भी हमेशा बंद रहता था। मैं जब भी ध्यान देती तो वह किसी तो पुरुष से बात कर रही होती। मुझे बहुत चिंता लगने लगी थी। मैंने अंजू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों को अनदेखा कर रही थी। अब मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटी पर शक करके हम दोनों का ही रिश्ता खराब ना कर लूं। हार कर मैं वहाँ से बिना कुछ बोले अपने घर निकल आई। कुछ समय बाद अंजू का फ़ोन आया और उसने आगे जो कुछ कहा उसे सुन तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वह रोए जा रही थी और यही कह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं थक गई हूँ, मैं अब इन सब से, मुझे अब बस तलाक चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन बेटा क्या बात है, दामाद जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मुझे बस अब नहीं रहना है। धीरे धीरे मैं एक मानसिक रोगी बनती जा रही हूँ। मुझे अंजू की हालत देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन बाद मैं उसके घर पहुँची तो मैं हैरान रह गई थी। अंजू रोए जा रही थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था जो उसे शांत किए जा रहा था। गोरा रंग, घुंघराले बाल। अंजू उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाई, पहले तो तुम दूर हो जाओ मेरी बेटी से, और तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तब अंजू रोते रोते बोली कि माँ, यह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद रोहन है। यह धोखेबाज इंसान है और मैं इसके साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोहन तो सांवले रंग का है, उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। वह आँखों पर काला चश्मा लगाता है, लेकिन यह तो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मैंने अंजू की तरफ गुस्से से देखा, पर वह बार बार बस यही कहे जा रही थी कि मुझे तलाक चाहिए। आखिर यह सब चल क्या रहा था? सामने खड़ा लड़का एकदम चुप था, पर फिर ऐसा लगा कि कहीं सच में अंजू के साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जिस वजह से वह बार बार तलाक के बारे में कह रही थी। उसके बाद अंजू फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने शादी के पहले दिन से अब तक की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने दामाद जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। अंजू कहने लगी कि शादी करके जब मैं इस घर में आई तो यह घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। जोरदार तरीके से मेरा स्वागत हुआ। यह सब देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी। बहुत सपने सजा कर आई थी मैं इस घर में। मेरा कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। हमने अपने कमरे में अपने पति की राह देख रही थी। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी में जिस किसी ने देखा उन सभी ने मेरी तारीफ़ की। मैं चुपचाप कमरे में बैठी थी और रोहन मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे लगा वह मुझे देख मेरी तारीफ़ करेगा, पर थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं बोला तो मैं ही संकोच करके उसकी तरफ देखा तो दूसरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, तब भी वह चुप था। मैं वहाँ से उठने ही वाली थी कि वह कहने लगा कि तुम आज सबसे सुंदर लग रही हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तब रोहन दुखी होकर कहने लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ और यह बात तुम्हारी माँ को मैंने शादी से पहले ही बता दी थी। यह सुनकर मैं वहीं स्तब्ध रह गई थी और यह विश्वासघात मेरी माँ ने मेरे साथ किया, यह मुझे सच नहीं लग रहा था। मेरा पति अंधा था, वह मुझे देख नहीं सकता था। फिर मेरा यह रंग रूप, इतना तैयार होना, यह सब किस काम का? मेरे जीवन में तो पूरा अंधेरा सा ही छा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोहन मेरे पास आया, पर मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने से दूर जाने के लिए कहा। वह रात मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। मैं रात भर रोती रही। रोहन ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी ताकि मैं उससे दूर ना जाऊं। वह मुझे बाहर घुमाने भी ले गया, पर मुझे यह सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि तुम बहुत सुंदर हो, अब ऐसे मत रहा करो, सच संवर कर रहा करो, तुम अपनी सुंदरता ऐसे कम मत करो। बहुत दिनों बाद मैं अपने लिए ऐसे शब्द सुनी थी। मुझे पता नहीं था कि वह मैसेज किसका था,
पर उस इंसान को शब्दों से खेलना अच्छे से आता था। एक दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उतने में मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया और यह फ़ोन इसी इंसान का था। इसकी आवाज़ सुन मैं उससे बात करने से रोक नहीं पाई। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में एक गोरा रंग का लड़का था और आंखें मुखौटा पहनने के बावजूद भी बहुत नशीली थीं। मैं उसे अपने कमरे से जाने के लिए बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वह मेरी तारीफ़ किए जा रहा था और मैं उसे अपने आप से रोक नहीं पा रही थी। फिर तो यह सिलसिला शुरू ही रहा। रोहन काम पर चला जाता, फिर यह घर में आता था। हम दिन रात फ़ोन में बातें करते थे। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मुझे दिल से प्यार करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपनी सीमा नहीं लांघी, पर बाद में यही लगा कि यह सब कुछ गलत है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरा ऐसा करना गलत था। रोहन और माँ का दिया हुआ धोखा और दूसरी तरफ इस लड़के का प्यार, मैं यह सब सोच सोच कर मानसिक रोगी जैसे बनती जा रही थी। एक दिन मैं पेन किलर लेने रोहन के कमरे में गई, तब वहाँ मुझे वही मुखौटा मिला जो वह लड़का पहनता था। मैं डर गई और सोचा कि शायद रोहन को सच पता चल गया और इसी ने उसे मार डाला है। शाम को जब रोहन घर आया तो मैं बहुत लड़ी उसके साथ और उससे सच्चाई जाननी चाहिए, पर आगे का सच जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ, रोहन कहने लगा कि वह लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यह सब नाटक मेरे दोस्तों ने कहा था करने के लिए, यह देखने के लिए कि तुम अपने पति से वफ़ादार हो या नहीं। माँ, यह आदमी धोखेबाज है। इसने मुझे फंसाया है। इसने हमारे गरीबी का फ़ायदा उठाया और मुझे फंसाया। जब मैं अपने दामाद की तरफ देखा तो कहने लगा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे यह नाटक इतना नहीं खींचना था। मैं आपकी बेटी से सच में बहुत प्यार करता हूँ। वह अंजू से माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजू भी सब जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। अब मैं भी आगे क्या कहती। मैं अंजू और रोहन दोनों को समझाया और फिर अपने घर चली आई। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।